हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एचटेट 2023 का पेपर के सीडीपी के 30 क्वेश्चन। पिछले की बार अब की बार भी एचटेट पिछले क्वेश्चनों को बहुत बार दोहराता है। कम से कम अब की बार भी 2-3 क्वेश्चन आपको सेम देखने के मिलेंगे। इसी कारण पूरा पेपर को अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। कंप्लीट वीडियो आप देखना। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? यानी आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। आज टाइम बहुत से क्वेश्चन नहीं वाले आएंगे, तो अच्छे से पढ़ के करना। यानी क्या पूछा? नहीं है, तो नहीं है वाला उत्तर भी क्या हुआ? नहीं है। समानता का नियम सही है। भिन्नता का नियम ये भी सही है। प्रगति का नियम सही है, बट ये नहीं रहेगा प्रगति का नियम। इसने आनुवंशिकता से संबंधित पूछा है, ये तीनों आनुवंशिकता से संबंधित है, बट ये वाला नहीं, प्रगति का नियम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या है? नहीं है वाला क्या है? नहीं है। तो देख, कोल्ह तथा ब्लॉक डिजाइन परीक्षण है। अलेक्जेंडर का पास एनालॉग परीक्षण ये भी है। शेल्युगिन फार्म बोर्ड परीक्षण ये भी है, बट स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण ये नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? ये वाला भी कौन सा क्वेश्चन नहीं है वाला? आपने क्लास 8 तक की बुक देखी होंगी, उसमें मिलान वाले प्रश्न भी मिलेंगे आपको, बहुविकल्पी भी प्रश्न भी मिलेंगे, ऑप्शन टाइप, रिक्त स्थान भी मिलेंगे, बट विश्लेषणात्मक प्रश्न नहीं मिलते। तो इसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार का ये प्रश्न भी नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, प्याजे के नैतिकता सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है। यहाँ याद करना, नैतिकता विकास सिद्धांत किसने दिया था? प्याजे ने। और इसकी कितनी अवस्था दी थी? 3। कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? नैतिक यथार्थवाद की अवस्था है, बाधिक और प्रायतः नैतिकता की अवस्था है। ऑप्शन 4 ये अवस्था इसमें शामिल नहीं है। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था ये होगी कोहलर की। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्याजे द्वारा प्रतिपादित संख्यात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? यानी जीन पियाजे ने 4 स्टेज का वर्णन किया। कितने स्टेज का? 4। आज जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कौन सी है? 3rd, जिसकी एज रहेगी 7 से 11 वर्ष। और इसमें नहीं है पूछा कौन सा अवस्था से संबंधित नहीं है। देख, पलटाव की अवस्था ये इसी में शामिल है। क्रमबद्धता की अवस्था इसी में है। जीववाद की अवस्था नहीं, ये 2nd स्टेज में है। किसमें है? 2nd, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शामिल है। ये 4th में आएगा, 4th स्टेज में। इसके लिए राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है का नहीं होगा। कोई दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते। नहीं का नहीं होता ना, हो सकते भी और नहीं भी, मतलब नहीं होते। बिल्कुल सही बात है ये। व्यक्तिगत विभिन्नताएं विशेषताओं से संबंध में विचलन है, और विशेषता भी सभी की अलग अलग होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं अपनी समग्रता के साथ व्यक्तिगतता से अलग होती हैं। ये भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं केवल वर्ड आ गए, केवल वर्ड नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा? नेगेटिव। अगर आनुवंशिकता और एडिटी दोनों आपको मिलेंगे, और वातावरण और आनुवंशिकता दोनों है, तो आपका आंसर ये सही होता, बट अभी नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव आंसर हो जाए। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी अधिक हो, तो उसे सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी? अगर एक कोई हार्ड पाठ लंबा दिया हुआ,
तो बच्चे को आसानी से नहीं सीख सकता, तो उसका हम विराम विधि से सिखा सकते हैं। पूर्ण विधि से एक साथ पूरा पाठ नहीं पढ़ा सकते हम, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। अविराम विधि यानी बिना रुके चलना है। प्राणशिक विधि ये बुद्ध परीक्षण के आधारित है, ये विधि हमारा भी काम नहीं आएगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रुक रुक कर हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो बच्चा कुछ दिन में पूरा लेसन कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए यानी डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए बात की गई है। कौन सा शिक्षण सूत्र लाभ पर्याप्त नहीं है? नहीं ये क्वेश्चन है, तो क्या होगा? सरल से कठिन। हाँ, पहले सरल फिर उससे थोड़ा 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 हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। अमूर्त से मूर्त ये गलत होगा, क्योंकि पहले उसे दिखाएंगे कुछ, फिर उसके बारे में बताएंगे, फिर दिखाएंगे, फिर बताएंगे, और कुछ समय बाद बिना दिखा उसको बताएंगे तो अच्छे से सीख लेगा। प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ये भी सही है, ज्ञात से अज्ञात ये भी सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, ये बारे में पूछा गया। नहीं है वाले क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन में नहीं आया, अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन को क्या पूछा गया? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पादक है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों वर्ड इकट्ठे दिखे तो लाइन सही होगी। विकास पैटर्न अनुमान है, ये भी सही है। विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता, गलत। रैखिका नहीं करता, सर्पिलाकार में करता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी रुकता कभी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है? अगर सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन आया और सामाजिक और संस्कृति वर्ड आपको दिख जाए तो उस पर वाई गोच की आंख बंद कर टिक कर देना, आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी अवस्था में सामाजिक विकास की एक असामान्य विशेषता नहीं है? फिर नहीं है वाला क्वेश्चन, असामान्य विशेषता नहीं है। या किशोर अवस्था में बच्चे वीर पूजा करते हैं, किसी एक्टर को फैन बन जाना, अपनी खुद की पहचान बनाते हैं, नया सामाजिक समूह है, अपने नई फ्रेंड टोली बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, माता पिता के साथ सामंजस्य संबंध ये नहीं बना पाते। इसके लिए राइट आंसर ए। क्यों नहीं बना पाते? वे अपनी अलग सोच रखते हैं और माता पिता थोड़ी अलग सोच रखते हैं, इस कारण के बीच में सामंजस्य नहीं स्थापित होता। क्वेश्चन नंबर 12, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था पारस्परिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है? कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास में 3 स्टेज में 6 लेवल दिए थे। स्टेज कितनी थी? 3, लेवल 6। उनके वर्ड में बताया गया पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और अच्छे व्यक्तिगत संबंध, ये दोनों इनसे हैं। बट ये सामाजिक अनुबंधन व्यक्तिगत सिद्धांत ये और व्यक्तिवाद विनियम ये इसके संबंधित से नहीं है, तो इसलिए उसका राइट आंसर होगा सी, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 13, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के दौरान सीखना कहलाता है। अवधान यानी अटेंशन, चिंतन जैसी मानसिक क्रियाओं से सीखना कहलाता है। इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक सीखना, कोग्निटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ विद्यार्थियों के लिए सर्वोपरि उपयोगी हैं? अगर किसी बच्चे को अच्छे से समझाना कोई टॉपिक, अगर वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता तो क्षेत्र भ्रमण करेंगे और उसके बारे में अधिक जानकारी करेंगे। अगर बच्चे को हम पिकनिक पर लेकर जाते हैं, छोटे बच्चों को, तो उन्हें अलग अलग प्रकार के पेड़ दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे, अलग अलग प्रकार के उसमें कुछ जीव दिखाएंगे और उनके बारे में हम बताएंगे, तो वह अधिक सर्वोपरि तरीके से सीख सकता है और वह कभी नहीं भूल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? नहीं करता वाला क्वेश्चन फिर आया है। उद्दीपक प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय करता है ये,
उद्दीपक की पुनरावृत्ति ये भी करता है, नियंत्रण और वातावरण ये भी करता है, प्रेरक की कमी इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, यानी शिक्षक का शारीरिक रूप ये बिल्कुल नहीं करता, इसके लिए इसका आंसर राइट होगा ये। शिक्षण को प्रभावित करता है, शिक्षण का मानसिक स्वास्थ्य, अगर शिक्षक बीमार है तो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, और तनाव में है तो भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, तो प्रभावित करता। शिक्षक का विषय वस्तु, अगर सिलेबस से बाहर कुछ वस्तु का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे जो बच्चे उसके बारे में जानते नहीं, तो वह भी क्या करेगा, प्रभावित। शिक्षण का संप्रेषण कौशल, अगर टीचर को पढ़ाने की गतिविधियों के बारे में नहीं पढ़ना पता है तो वह भी क्या इसको प्रभावित करेगा, इसलिए राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता, नहीं करता ही बात है, पोषण। इसमें पर्यावरणीय कारकों पूछा, ओनली पर्यावरण, देखो पोषण क्या पर्यावरणीय कारक है क्योंकि हम पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ का मानसिक तनाव ये भी पर्यावरण के दौरान घटना घटती है। दुर्घटनाएं ये भी है, इसका लिए राइट आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट है। उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किसे सीखने के लिए नियम से संबंधित है, सीखने के लिए नियम से संबंधित है। थार्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, उसमें से पूछा है नियम एवं अनुपयोग, इसके लिए पूछा गया कौन सा होगा, अभ्यास का नियम। अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे तो उस नियम में हम परफेक्ट बन जाएंगे, ठीक है, इसके लिए राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांत एवं उसके प्रतिपादक संबंधित नहीं है, नहीं है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत गलत, ये मैकडूगल ने दिया था भाई, मैकडूगल ने, तो इसके लिए राइट आंसर ये होगा। ये अगले भी पढ़ लो, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत मोसलो ने दिया था, प्रणोद सिद्धांत वुडवर्थ ने दिया था, और उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैकलीलैंड ने दिया था। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ए। इसका समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, सबके लिए समान शिक्षा। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा नहीं, किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं, ये भी गलत। सामान्य और दिव्यांग के लिए नहीं, ये भी गलत। सभी के लिए समान शिक्षा, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन फिर आएगा। अधिगम का प्रभावित सिद्धांत नहीं है, नहीं है तो यानी इसमें नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, हमें पहले ऑप्शन सी में निष्क्रिय है, ये नेगेटिव वर्ड का नेगेटिव उत्तर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, गैन्ने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहे हैं तो उसे प्रॉब्लम आ गई तो उससे हम क्या करेंगे, समस्या है तो उसका समाधान करेंगे। वह एक स्टेज पार कर लेता, अगर नेक्स्ट स्टेज जाता है फिर समस्या आती है तो फिर उस स्टेज का समस्या का हम निवारण करते हैं, तो बार बार हम उसकी समस्या निवारण करेंगे तो वह अपने उस लेवल तक जाएगा और कुछ समय बाद वो खुद समस्याओं को हल करने लगेगा। तो ऑप्शन क्या हो इसका, बी समस्या समाधान नियम। हम बच्चे को पढ़ाते समय नियम बाधित नहीं कर सकते, विभेदीकरण उनको अलग नहीं कर सकते किसी प्रकार के लिए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्टर्नबर्ग के त्रियामी सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है, किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया है। घटकीय, हाँ बल दिया गया है, राइट आंसर है ये भी। अनुबंध ये भी सही है। संक्रियात्मक नहीं, ये गलत है, ये बुद्धि संबंधित आएगा बट स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया। संदर्भनात्मक ये भी है, यानी ए बी और डी, जिसमें ओवर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षणिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है, त्वरण, त्वरण यानी एक्सलेशन, इसके लिए राइट आंसर नहीं है पूछा। मतलब धीमी गति से लिए तो उपचारात्मक उपचार करेंगे, अभ्यासकारी भी करेंगे, सहकर्मी का भी सहयोग भी करेंगे। किशोर अवस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। अच्छे समझना होगा क्या, किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन,
सही का करना है। नेतृत्व कौशलता सही है। परानुभूति सही है। अहम केंद्रिता इगोसेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए, गलत। रूढ़िवादिता गलत। स्टेरियोटाइप मतलब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन ए और बी आना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, सतसत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही है। सतसत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों का मूल्यांकन करना चाहिए। खेलकूद का भी और पढ़ाई का भी, घर का भी और स्कूल का भी। अकेला एक प्रकार का कोई भी हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। लगातार परीक्षा लेना नेगेटिव, गलत बात। उपयुक्त अंतराल के बाद नियंत्रण परीक्षा लेना, हाँ सही बात। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों की परीक्षा लेना सही है। केवल नेगेटिव वर्ड है तो ये नहीं होगा। बी और सी हमारा किसमें, ऑप्शन बी में। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया हमारा। 27 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रियात्मक सुनिश्चित करती है और कहलाती है, क्या कहलाती है? करके सीखना। करके सीखना क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा, ऑप्शन सी। विशिष्ट शिक्षा नहीं होगी, वह विशिष्ट शिक्षा की स्पेशल के लिए होती है। समाज शिक्षा समान, सबके लिए समान शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित यानी जो बच्चे देख नहीं सकते, उनके लिए कौन सी शैक्षणिक सहायक सामग्री उपयुक्त अनुपयोगी नहीं होगी? नहीं होगी उतना। ब्रेल सामग्री उपयोगी होगी, बोलती किताबें हाँ सुनकर होगी, फिल्म स्ट्रिप्स ये नहीं होगा, और उभरते हुए मानचित्र उनको छूकर देख सकते हैं। यानी 1, 2 और 4 चारों होंगे, बट ऑप्शन सी नहीं होगा। नहीं का क्वेश्चन क्या होगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों की सूची कूट का चयन कीजिए। यानी कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अभिप्रेरणा सही, अभिक्षमता सही, अभिरुचि, अवदान, चारों प्रभावित करते हैं। चारों जिसमें होंगे वही ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न रहेगा हमारा 29 का कंप्लीट हुआ। 30, एक अधिगम कठिनाई जो बच्चे के लिए वर्णों और शब्दों की में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है। यानी जो बच्चा 6 को 9, 9 को 6 बोलता, यानी वो वर्णों को अच्छे से नहीं समझ पाता, तो उसके लिए हमारा क्या होगा, डिस्लेक्सिया, यानी ऑप्शन बी। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है, और डिस्कुलिया किससे होता है, गणना करने से संबंधित होता है। इसीलिए हमारा आंसर राइट होगा बी इस क्वेश्चन के लिए।